आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम दलवंती है और मैं राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला बधानी जिला झज्जर में कार्यरत हूँ और एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नई प्रस्तुति के साथ। तो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल में संकलित पाठ 12 हार नहीं होती को लेकर चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यह एक कविता है और इसके रचयिता श्री सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। तो आइए सर्वप्रथम सोहनलाल द्विवेदी जी के बारे में जान लेते हैं। सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म 22 फरवरी 1906 को गांव बिंदकी, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने हिंदी विषय में एमए तक शिक्षा प्राप्त की तथा संस्कृत का भी गहन अध्ययन किया। सोहनलाल द्विवेदी जी की कविताओं पर महात्मा गांधी जी के विचारों का विशेष प्रभाव रहा। देश प्रेम की भावना जगाने वाले कवियों में सोहनलाल द्विवेदी जी का नाम व स्थान सबसे आगे है। तो प्यारे बच्चों, इन्होंने अन्य रचनाओं के साथ बाल साहित्य में भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। इनकी लिखी शिशु भारती, बच्चों के बापू, बांसुरी व झरना आदि बच्चों को बहुत ही आकर्षित करती हैं। भारत सरकार ने 1969 में इन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया और 1 मार्च 1988 को ये साहित्य सेवा करते हुए चिर निद्रा में लीन हो गए। तो प्यारे बच्चे, ये थे श्री सोहनलाल द्विवेदी जी, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और देश प्रेम की भावना इनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। तो आइए पढ़ते हैं कविता हार नहीं होती। सर्वप्रथम हम इस कविता का सस्वर वाचन करते हैं। एक पंक्ति मैं बोलती हूँ, दूसरी बार जब मैं बोलूँ तो आप मेरे साथ दोहराएंगे। आइए शुरू करते हैं। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम,
जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, ये थी कविता हार नहीं होती। अब इनको हम सरल शब्दों में समझेंगे, यानी इस कविता का सरल अर्थ करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सरलार्थ करने के लिए सर्वप्रथम हम प्रसंग लिखते हैं। तो प्रसंग इस प्रकार से शुरू करते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो प्रसंग में देखिए, सर्वप्रथम क्या लिखेंगे, इस कविता के रचयिता का नाम और ये कविता कहाँ संकलित है और कविता का नाम क्या है। तो ये तो आप जानते ही हैं, कविता के रचयिता का नाम श्री सोहनलाल द्विवेदी जी है और कविता का नाम हार नहीं होती, और ये हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल में संकलित है। तो आइए शुरू करते हैं। यह पंक्तियां हमारी कक्षा 5वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल में संकलित कविता हार नहीं होती से ली गई है और इसके रचयिता श्री सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। तो ये प्रसंग हम हर बार लिखेंगे। प्रसंग हमारा वही रहेगा, व्याख्या हम अलग अलग दो दो पंक्तियों को लेकर करते चलेंगे। तो सर्वप्रथम हमारी दो पंक्तियां हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो देखिए प्यारे बच्चों, कवि जी क्या कहते हैं, लहरों से घबराकर कभी भी नाव दरिया को पार नहीं कर सकती और जीवन में प्रयास करने वालों की कभी भी पराजय नहीं होती, हार नहीं होती। अब देखिए अगली पंक्तियां हैं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। तो इसमें कवि जी कहते हैं, एक नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है तो वह बार बार फिसल जाती है, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानती और बार बार प्रयास करने पर एक समय ऐसा आता है जब वह उस दीवार को लांघ लेती है, पार कर लेती है। तो देखिए अगली पंक्तियां हैं प्यारे बच्चों। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। तो देखिए इन पंक्तियों में सर्वप्रथम हम उसी प्रकार प्रसंग लिखेंगे। एक बार फिर मैं दोहरा देती हूँ, प्रसंग में लिखेंगे, यह पंक्तियां श्री सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा रचित कक्षा 5वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल में संकलित कविता हार नहीं होती से ली गई है। सरलार्थ में देखिए कवि जी क्या कहना चाहते हैं। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है, यहाँ तक हम कर चुके हैं। आगे देखिए, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो देखिए बार बार जब
चींटी दीवार पर चढ़ने का प्रयत्न करती है और अंत में उसको पार कर लेती है, और उसके हर बार का जो प्रयास होता है वह निष्फल नहीं होता, बेकार नहीं होता, अंत में उसको सफलता हाथ लगती है। अगली पंक्तियां देखिए। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। तो यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, सिंधु का अर्थ है सागर। गोताखोर बार बार सागर में डुबकियां लगाता है, गोता लगाता है, और बार बार प्रयास करने पर भी वह खाली हाथ लौट कर आता है, क्योंकि हर बार उसकी मुट्ठी में कोई कीमती चीज नहीं होती। अगली पंक्तियां देखिए। जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है, मिले न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। तो यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं कि जब गोताखोर सागर में डुबकियां लगाता है तो वह बार बार खाली हाथ लौट कर आता है, और इतनी आसानी से सागर में मोती हाथ नहीं लगते हैं, और लेकिन हर असफलता गोताखोर के उत्साह को दोगुना कर देती है, बढ़ा देती है। उसको उम्मीद होती है कि अब की बार मैं डुबकी लगाऊंगा तो मेरे हाथ अवश्य ही कुछ न कुछ आएगा, और इसी उम्मीद में वह बार बार डुबकी लगाता है। आगे देखिए। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यहाँ पर कवि जी क्या कहना चाहते हैं कि जब वह उत्साह के साथ डुबकी लगाता है तो हर बार निराशा उसके हाथ नहीं लगती, और अंततः एक समय ऐसा आता है जब उसकी मुट्ठी भरी हुई होती है, उसके हाथ सफलता अवश्य ही लगती है, और उसके हाथ में मोती आ जाते हैं। आगे देखिए प्यारे बच्चों, अगली पंक्तियां हैं। असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। इसमें कवि कहते हैं कि असफलता को हमें एक सीख की तरह लेना चाहिए, एक चुनौती की तरह लेना चाहिए, और हर बार ये देखना चाहिए कि कमी कहाँ रह गई, हमारे प्रयास में कहाँ कमी रही, हमसे कहाँ चूक हुई, और उस कमी को दूर करके अगली बार नए उत्साह के साथ प्रयास करना चाहिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, आगे है। जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। जब तक सफलता हाथ नहीं लग जाती तब तक चैन की नींद, आराम की नींद को छोड़ दो, और संघर्ष से, मेहनत से घबराने की बजाय उसका सामना करो, क्योंकि मेहनत ही सफलता की चाबी है। अगली पंक्तियां हैं। कुछ किए बिना ही जय जय कार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कुछ किए बिना ही जय जय कार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती का मर्म बताने का प्रयास किया है। वह कहते हैं जीवन में कुछ भी मेहनत के बिना हासिल नहीं होता, और मेहनत करने वालों की ही सदा जय जयकार होती है, और जो प्रयास करते हैं, जो कोशिश करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनकी कभी भी पराजय नहीं होती, उनकी कभी भी हार नहीं होती। इसलिए हम सबको बार बार प्रयास करने चाहिए, क्योंकि यही सफलता की कुंजी है। तो आइए अब हम कविता में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं।
अखरना, अखरना का अर्थ है बुरा लगना। उत्साह, जोश। चैन, आराम। चुनौती, ललकार। एक बार फिर देखिए, अखरना, बुरा लगना, उत्साह, जोश, चैन, आराम, चुनौती, ललकार। आगे देखिए, रगों में। रगों का अर्थ है प्यारे बच्चों शरीर की नसों में। सहज, सरल। साहस, हिम्मत। आगे देखिए, सिंधु, सागर, संघर्ष, जूझना। सिंधु का अर्थ है सागर और संघर्ष का अर्थ है जूझना। तो प्यारे बच्चों, ये थे कविता में आए मुश्किल शब्द। अब देखते हैं कविता को आपने कितने ध्यान से पढ़ा है और इसमें आए कुछ प्रश्नों के जवाब जान लेते हैं। सर्वप्रथम है, चींटी की मेहनत बेकार क्यों नहीं होती। मैं एक बार फिर दोहराती हूँ, चींटी की मेहनत बेकार क्यों नहीं होती। चींटी की मेहनत इसलिए बेकार नहीं होती क्योंकि बार बार प्रयास द्वारा अंत में वह अपनी मंजिल को पा लेती है। एक बार फिर देखिए, चींटी की मेहनत इसलिए बेकार नहीं होती क्योंकि बार बार प्रयास द्वारा अंत में वह अपनी मंजिल को पा लेती है। देखते हैं अगले प्रश्न का उत्तर कौन बताता है। गोताखोर सागर में क्या प्राप्त करने के लिए गोता लगाता है। एक बार फिर सुनिए, गोताखोर सागर में क्या प्राप्त करने के लिए गोता लगाता है। बताइए इसका उत्तर कौन बताएगा। शाबाश। गोताखोर सागर में मोती प्राप्त करने के लिए गोता लगाता है। एक बार फिर देखिए, गोताखोर सागर में मोती प्राप्त करने के लिए गोता लगाता है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति की जय जयकार कब होती है। एक बार फिर देखिए, व्यक्ति की जय जयकार कब होती है। जब व्यक्ति निरंतर मेहनत करता है, बार बार प्रयास करके सफलता प्राप्त करने वाले की ही जय जयकार होती है। ये तो आप जानते ही हैं, सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर मेहनत और बार बार प्रयास करने पड़ते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न का जवाब कौन देता है। कविता में सफलता प्राप्त करने का क्या उपाय बताया गया है। कविता में सफलता प्राप्त करने का क्या उपाय बताया गया है। बताइए कौन बताएगा। देखिए, साहस और कठोर परिश्रम द्वारा और निरंतर प्रयास करना व असफलता को चुनौती मानकर स्वीकार करना ही सफलता का उपाय है। एक बार फिर देखिए, साहस और कठोर परिश्रम द्वारा निरंतर प्रयास करना व असफलता को चुनौती मानकर स्वीकार करना ही सफलता का उपाय है। तो प्यारे बच्चों, ये थे पाठ में आए कुछ प्रश्नों के उत्तर। तो आगे है भाषा की बात। भाषा की बात यानी व्याकरण की बात। तो सर्वप्रथम इसमें यहाँ दिया गया है प्यारे बच्चों, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। इस वाक्य में बेकार शब्द में बे उपसर्ग लगा है। ऐसे ही दिए गए उपसर्गों से दो दो शब्द बनाए। तो दिए गए उपसर्ग से हम शब्द बनाए, उससे पहले प्यारे बच्चों हम जान लेते हैं उपसर्ग होते क्या हैं। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ देखते हैं, जो शब्दांश किसी शब्द से पहले लगकर, जो शब्दांश किसी शब्द से पहले लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। एक बार फिर देखिए,
जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे जय, जय शब्द का अर्थ जीत और पराजय शब्द का अर्थ है हार। इसमें परा उपसर्ग है जो शब्द के अर्थ को बदल देता है। अब इसी प्रकार हम देखते हैं, यहाँ दिया गया है बे उपसर्ग। तो बे का अर्थ है बिना। तो इसमें अगर हम दो शब्द बनाएं तो वो बना सकते हैं बेखबर, बेरोजगार। बेखबर का अर्थ है जिसको कोई जानकारी ना हो, जिसको कोई खबर ना हो, और बेरोजगार का अर्थ है जिसके पास कोई रोजगार ना हो। अगला उपसर्ग है प्यारे बच्चों अनु। अनु का अर्थ है पीछे या समान। तो इसके हम दो शब्द बना सकते हैं, अनुचर और अनुमान। जो शब्द यहाँ बताए गए हैं उनसे अलग भी आप बहुत से शब्द बना सकते हैं। ये आप अभ्यास द्वारा समझ जाएंगे। अगला उपसर्ग है प्यारे बच्चों वी। वी का अर्थ है भिन्न या विशेष। तो इसमें हम दो शब्द बना सकते हैं, विपक्ष, विदेश। विपक्ष का अर्थ है दूसरा पक्ष और विदेश का अर्थ है दूसरा देश या अन्य देश। अगला उपसर्ग है प्यारे बच्चों उप। उप का अर्थ है समान, छोटा या निकट। तो यहाँ पर हम शब्द बना सकते हैं उपस्थित। उपस्थित का अर्थ है हाजिर या उपकार, जिसका अर्थ है भलाई। अगला उपसर्ग है प्यारे बच्चों सु। सु का अर्थ है आसान। तो इससे हम शब्द बना सकते हैं सुगम, सुबोध, सुयश। तो इस प्रकार हम किसी भी उपसर्ग से बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। ये आप अभ्यास से अवश्य ही समझ जाएंगे। तो भाषा की बात में आगे है प्यारे बच्चों, चींटी दाना लेकर। इस वाक्य में चलने का काम चींटी ने किया है, इसलिए यह करता है। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें से हमको कर्ता छांटकर बताना है। तो इससे पहले हम जान लेते हैं कर्ता क्या है। कर्ता कौन होता है? तो प्यारे बच्चों, कर्ता क्रिया को करने वाला ही कर्ता, यानी काम या कर्म को करने वाला ही कर्ता कहलाता है। और इसकी विभक्ति है ने, से, को इत्यादि। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। एक बार फिर देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे बालक ने फल खाया। तो यहाँ पर कर्ता कौन है? बालक। इसका पता हम पर्सन लगाकर भी कर सकते हैं। किसी भी शब्द में पर्सनवाचक चिन्ह लगाकर भी हम कर्ता का पता लगा सकते हैं। जिस प्रकार यहाँ वाक्य है बालक ने फल खाया, तो यहाँ पर हम किसने फल खाया, तो हमारा जवाब आ जाएगा बालक ने। तो बालक यहाँ पर क्या हो गया? कर्ता। आगे हमारे जो वाक्य दिए गए हैं उनमें देखिए, राजीव मीठे आम खाता है। राजीव मीठे आम खाता है। तो हम पता लगा सकते हैं कि कौन मीठे आम खाता है, तो हमारा जवाब होगा राजीव। तो राजीव यहाँ पर करता है। आगे है बच्चा गेंद से खेल रहा है। कौन गेंद से खेल रहा है, तो हमारा जवाब होगा बच्चा। तो बच्चा यहाँ पर करता है, क्योंकि
कर्म को करने वाला वही है। अगला वाक्य है, बंदर पेड़ पर उछल कूद कर रहा है। कौन पेड़ पर उछल कूद कर रहा है? तो हमारा जवाब होगा बंदर, और वही वाक्य में कर्ता भी है। अगला वाक्य है, कोमल अपने भाई की पुस्तक पढ़ती है। कौन अपने भाई की पुस्तक पढ़ती है? बिल्कुल सही जवाब, कोमल। तो कोमल यहाँ पर कर्ता है। तो इस तरह प्यारे बच्चों, कर्म को यानी काम को करने वाला ही कर्ता कहलाता है। ये हम आसानी से किसी भी वाक्य में पहचान सकते हैं। अब देखिए, नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है और उसमें एक कहानी दी गई है, और कहानी में कुछ शब्दों के स्थान पर कुछ चित्र दिए गए हैं। और बुक में देखकर ये कहानी आप अपनी नोटबुक में दोबारा लिखेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। लेकिन कहानी में आपको बदलाव क्या करना है, जहाँ पर चित्र दिए गए हैं वहाँ पर आपने शब्द या शब्दों का प्रयोग करके फिर से कहानी अपनी नोटबुक में लिखनी है। चलिए आइए शुरू करते हैं। किसी, फिर आगे एक चित्र दिया हुआ है। देखिए, किसी। अब इस चित्र को कोई वृक्ष भी लिख सकता है, कोई पेड़ भी लिख सकता है, कोई तरु भी लिख सकता है ना? एक ही अर्थ। तो किसी पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। एक दिन जंगल में, अब देखिए किसका चित्र है? आग लग गई। अब इसको दूसरे नाम से भी बुला सकते हैं कुछ बच्चे, अग्नि भी बोल सकते हैं, पावक भी बोल सकते हैं। आगे देखिए, सभी, फिर एक चित्र दिया हुआ है। अब यहाँ पर कई बच्चे पशु पक्षी लिख सकते हैं, कई बच्चे जानवर लिख सकते हैं, कई बच्चे प्राणी भी लिख सकते हैं। तो सबका लिखने का तरीका या समझने का तरीका अलग है, और सभी बच्चे इसको अपने अनुसार अपनी भाषा में दोबारा लिखने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। सभी पशु पक्षी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तभी चिड़िया अपनी चोंच में पानी लेकर आई और आग बुझाने लगी। यह देख सभी, फिर एक चित्र दिया गया है। तो यह देखकर सभी पशु पक्षी या जानवर उसका मजाक उड़ाने लगे। फिर भी चिड़िया ने हार नहीं मानी और अपना काम करती रही। पूरा दिन बीत गया, चिड़िया की कोशिश में कोई भी कमी नहीं आई। चिड़िया की इस कोशिश को देखकर सभी जानवर या सभी प्राणियों का हौसला भी बढ़ गया, और देखते देखते सभी ने जंगल की आग को बुझा दिया। तो इस कहानी से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है कि कोई भी प्रयास छोटा नहीं होता, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो चाहे थोड़ा सा ही प्रयास क्यों न करें, थोड़ी सी कोशिश क्यों न करें, किसी भी काम को करने के लिए हमें प्रथम कदम अवश्य बढ़ाना चाहिए, कोशिश अवश्य करनी चाहिए। कोई भी काम शुरू करने से पहले हार नहीं माननी चाहिए। और अब करते हैं आपकी बात, आपकी बात आपके साथ। तो सर्वप्रथम है आपकी बात में पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अपनी कोई एक कमी बताएं जिसे आपने कोशिश करके दूर कर लिया हो। कमी को दूर करने के लिए आपने कौन कौन सी कोशिशें की? तो प्यारे बच्चों, इसमें सर्वप्रथम
मैं आपके सामने बताती हूँ। मैंने अपनी एक कमी को कोशिश के द्वारा दूर कर लिया। और जानते हो वह कौन सी कमी थी? मुझे स्टेज पर, मंच पर जाने से बहुत डर लगता था जब मैं आप जितनी थी। और डर के मारे पैर कांपने लगते थे। और मेरी टीचर जब मुझे मंच पर बुलाती तो कई बार जो याद किया हुआ होता वह भी पूरा भूल जाती थी। लेकिन मैंने बार बार कोशिश करके, बार बार प्रयास करके अपने इस डर पर काबू पा लिया। आप जानते हैं ये सब कैसे किया? क्योंकि मुझे डर लगता था, इसलिए मैं भूल जाती थी। तो मैंने उसका अभ्यास अन्य बच्चों से ज़्यादा बार किया और उसका अभ्यास शीशे के सामने खड़े होकर किया। तो मुझे अपनी कमी, अपना उच्चारण पता चल गया कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। और इस प्रकार बार बार अभ्यास के द्वारा मैंने अपनी इस कमी को दूर कर लिया और इसके साथ ही मेरा डर भी दूर हो गया। तो अब आप कोई भी अपनी एक कमी बताएंगे और उसको आपने किस प्रकार दूर किया, ये किसने आपकी उस डर को दूर करने में मदद की, ये अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। अगला है, अपना एक अनुभव बताएं जब आप कभी कहीं कीचड़ या फर्श पर फिसले हों। ये तो हुआ ही होगा कभी न कभी बारिश में अवश्य ही। तो ये भी आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। अगला है, आपको कभी न कभी किसी चीज़ से डर अवश्य महसूस हुआ होगा। आपने उस डर का सामना कैसे किया? लगता है ना डर। कई बच्चों को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पानी से लगता है, किसी को किसी जानवर से। तो उस डर पर आपने कैसे काबू किया या उस डर का सामना कैसे किया, ये आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। अगला है, चींटियां लाइन में चलती हैं। आप कब कब लाइन में चलते हैं? आपने देखा है ना, चींटियां बिल्कुल लाइन में चलती हैं, उनका रास्ता भी हम साफ साफ देख सकते हैं। तो आप कब कब लाइन में चलते हैं ये आप नोट कर लेंगे। अगला है, नन्ही चींटी कौन कौन से दाने लेकर चलती है? चींटी को तो आपने अवश्य ही देखा होगा। तो नन्ही चींटी कौन कौन से दाने लेकर चलती है, ये आप लिख लेंगे। आगे है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है तब वह कहाँ जाती है? देखा है ना आपने कहाँ जाती है? हाँ, तो ये अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है तो वह कहाँ जाती है। और अब एक मज़ेदार एक्टिविटी करते हैं। आपने बहुत से जीवों को जमीन पर रेंगते हुए या दीवार पर चढ़ते हुए देखा होगा। तो आप बताएंगे कौन से जीव दीवार पर चढ़ सकते हैं और कौन से दीवार पर आसानी से नहीं चल सकते। अब देखिए, आपके सामने चित्र दिखाती हूँ, ये आप बताएंगे कि ये दीवार पर चढ़ सकते हैं या नहीं। छिपकली, चूहा, बंदर, मक्खी, बकरी, गाय, कुत्ता, मकड़ी, सांप। तो आप मुझे बताएंगे कि इनमें कौन कौन से दीवार पर आसानी से चढ़ जाते हैं और कौन से नहीं। इसकी चर्चा आप अपने दोस्तों के साथ भी कर सकते हैं और अन्य जीवों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी कविता हार नहीं होती।
और कवि ने इसमें हमें समझाने की कोशिश की है, प्रेरणा देने की कोशिश की है कि निरंतर प्रयास हमें करना चाहिए जब तक सफलता हाथ नहीं लग जाती। और आशा है आप सभी को पसंद आई होगी और इसको अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ चलती हूँ। एक बार फिर मिलेंगे एक नई प्रस्तुति के साथ। तब तक नमस्कार।